ये सिर्फ जायका नहीं, खुशबू नहीं, ये एक तहजीब है, एक जज्बा है, एक शान है। इसीलिए शादी खाना आबादी हो या महफिल कुल, जहाँ जाएंगे इसी को पाएंगे। यही वजह है कि ये किसी अकीदे से कम नहीं। जी हाँ, ये तारीफ़ बिरयानी की है, वही बिरयानी जिसकी खुशबू और जायके को सलाम करने के लिए दुनिया 6 जुलाई को योम बिरयानी बनाती है। आज इस मौके पर दुनिया की सबसे मकबूल डिशेज़ में से एक बिरयानी पर बात होगी। आपको बिरयानी की तारीख़ से लेके मार्केटिंग तक के पहलुओं पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे ख़ास प्रोग्राम बात निकली है में मौजूद हैं मुमताज़ नौजवान तारीख़दां साकिब सलीम। साकिब सलीम साहब, आपका इस ख़ास प्रोग्राम में स्वागत है, खैर मक़दम है। आपसे हमेशा बात हुई है, जंग आज़ादी के बारे में बात हुई है, काफ़ी तहरीकों के बारे में बातें हुई हैं, लेकिन आज ज़रा बात हट के जायके पर होगी। तो मेरे ख्याल में आप तैयार होंगे? जी शुक्रिया, बहुत बहुत तैयार हैं। तो बिरयानी खाते हैं तो उसके बारे में बात भी करेंगे। फिर एक चीज़ ईमानदारी से बताइएगा कि जिस वक्त मैं बिरयानी की तारीफ़ कर रहा था, उस वक्त कहीं आपके मुंह में पानी आया था कि नहीं आया था? मुंह में पानी का तो पता नहीं, लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा कि यहाँ से निकलकर बिरयानी खाई जाएगी। निहायत ईमानदारी के साथ आपने जवाब दिया है। मैं कहूँगा जब बात बिरयानी की निकली है तो इसकी बहुत सारे पहलुओं में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पहलू जो आता है, जो लोगों के दिमाग में जहन में बात आती है कि आखिर बिरयानी आई कहाँ से, कौन लाया इसको, और आज तक कोई दावेदार सामने क्यों नहीं आया कि ये मेरी है। देखिए, वैसे तो ज़्यादातर खानों के साथ यही होता है कि आप इसका कोई इन्वेंशन तो नहीं बता सकते हैं कि ये मशीन उसने बनाई, ये उसने खोजा। लेकिन हाँ, बहुत सारी थ्योरी हैं। आपको भी मालूम होगा कि एक थ्योरी ये है कि हमारे पास के मुग़लों के दौर में उनके कोर्ट्स में, उनके किचन में ये शुरू हुई। कुछ लोग इसे शाहजहाँ के ज़माने में मानते हैं। एक कहानी ये है कि आर्मी जब बाहर से आना शुरू हुई मिडीवल टाइम्स में, अफ़गानिस्तान, ईरान, अरब की तरफ से हिंदुस्तान में, तो उनके सिपाहियों को रेडीमेड जल्दी बनने वाली कोई चीज़ चाहिए थी। तो चावल, गोश्त एक देग में डाला, पका दिया, प्याज भूनकर एक जगह बन गया। कुछ लोग कहते हैं ईरान से आई है, कुछ लोग कहते हैं कि ये यमन के पोर्ट से होती हुई साउथ इंडिया में डायरेक्ट पहुंची है, और कुछ लोग कहते हैं कि पहले से हिंदुस्तान में ये डिश मौजूद थी, बाद में इसमें गोश्त का एडिशन हो गया। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, लेकिन ये बात सही है कि आज के वक्त में कम से कम 21वीं सदी और 20वीं सदी में हिंदुस्तान में शायद सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश बिरयानी है। एक नाम आप शायद भूल गए, तैमूर का नाम भी आया था ना? हाँ, तैमूर का नाम भी है ना? तैमूर के ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि वो ही लेकर आए हैं, लेके आए थे। तो मतलब जो भी रिसर्च करता है वो अपने नज़रिए को या अपने ज़ाविये को या अपनी जो तहक़ीक़ होता है उसका अपने अंदाज़ पेश करता है। लेकिन आज तक देखा गया कि बाहर से किसी ने क्लेम नहीं किया कि हाँ ये मेरी है, बिरयानी मेरी है। अहम बात यह है कि बिरयानी हर एक को कबूल है, हर आदमी खा रहा है, और बिरयानी एक टाइटल हो गया है। पहले उसके आगे आप लगा दिए मुंबई बिरयानी, फिर आप लगा दिए सिंधी बिरयानी, आप उसके बाद लगा दिए मुरादाबादी बिरयानी जो आपको शायद बहुत पसंद है, और फिर आलू की बिरयानी। तो ये बिरयानी का जो ख़ानदान बड़ा है वो उसके वजह क्या है, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है कि ये अलग अलग नामों से पुकारी जा रही है बिरयानी, लेकिन खुशबू एक ही है। आपको लगता है कि खुशबू है? बगैर खुशबू के तो मेरे ख्याल है बिरयानी एक ही खुशबू, मुरादाबादी बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी। हाँ नहीं, बात अगर सिर्फ खुशबू ही करें कि उस खुशबू में कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि वो खुशबू जो होती है, चाहे वो मुरादाबादी बिरयानी की हो या हैदराबाद की कच्ची बिरयानी की हो, जहाँ की हो, तो सारा खेल क्या खुशबू का होता है? शायद ये तो खाने वाले बताएंगे, यानी कि हम भी बता सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद जायके का भी फ़र्क होता है, सिर्फ खुशबू एक अकेला पहलू नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से बहुत सारी बिरयानी हैं बाज़ार में, जैसे कलकत्ता बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, उन सब में एक चीज़ तो बिल्कुल कॉमन है कि चावल है। लेकिन हाँ, उसमें मसाले का फ़र्क है, ये सभी को मालूम है। और मसाले का फ़र्क वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से भी है कि कहीं पर लोगों को मिर्च ज़्यादा खाना वहाँ की जोग्राफ़ी की वजह से, वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से ज़रूरी हो जाता है। तो शायद ये भी एक वजह है। लेकिन कुछ चीज़ें शायद हमारे पिछले दौर में मार्केटिंग से रिलेटेड रही हैं। जैसे शायद आपको मुझसे ज़्यादा याद हो कि पहले ऐसा नहीं था कि हैदराबादी बिरयानी के जगह जगह जॉइंट हों, जगह जगह बिरयानी की दुकान हो।
फिर मुश्किल से 10-12 साल पहले तक भी मुरादाबादी बिरयानी नाम की कोई चीज़ थी भी नहीं। मुरादाबाद सिर्फ बर्तन के लिए मशहूर था। हाँ, मुरादाबादी बिरयानी, मुझे, आप खुद अमरोहे के हैं, आपको कितना याद है कि मुरादाबाद की कोई बिरयानी भी होती थी? तो मेरे ख्याल में मुरादाबाद वालों ने अपने बर्तनों में बिरयानी बनानी शुरू कर दी। ये तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, आप उस इलाके नहीं, आप खा भी तो रहे हैं ना शौक से। हम खा रहे हैं, लेकिन हमें तो कम मिल रही है। नहीं, आपका इलाका है क्या वहाँ की? क्या आपको कभी याद है कि मुरादाबाद की कोई बिरयानी मशहूर थी मुरादाबाद वालों के लिए भी? नहीं। लेकिन आज आप दिल्ली में देख लीजिए, आप दिल्ली के हर इलाके के हर मोड़ के ऊपर 3 बिरयानी बिकती रहती हैं, चिकन बिरयानी और मुरादाबादी बिरयानी, और अलग अलग बाकायदा देख लगी रहती हैं, उस पर बोर्ड लगे रहते हैं, उस पर बोर्ड लगे। हाँ। लेकिन एक और चीज़ बहुत मज़ेदार है, शायद जितना आपको भी ध्यान हो, जिस चीज़ को आज के दौर में मुरादाबादी बिरयानी कहा जाता है, थोड़े सफ़ेद से चावल होते हैं, उसके अंदर गोश्त होता है, ज़्यादातर तो वो चिकन होता है, जिसे अब चिकन कहने लगे हैं 20 साल में, उससे पहले उसे सिर्फ मुर्गा कहते थे। मुर्गा भी शायद लंदन गया था, वापस आया तो अब चिकन हो गया, तो अब वो बिरयानी चिकन बिरयानी है। लेकिन उसे पुलाव कहा करते थे हमारे ज़माने में, बिल्कुल, जिसका सफ़ेद चावल होता था, जिसमें चावल सब, और ख़ास तौर पे जिस इलाके से हम आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, वहाँ पर हमने अपने बचपन में बिरयानी ज़्यादा सुना भी नहीं था। हमारे यहाँ पुलाव होती थी जो घर में बनती थी या देग में बनती थी, या हमारे यहाँ तहारी भी होती थी। अब तो उसे भी मुरादाबादी बिरयानी के ज़्यादा हम करीब देखेंगे, हमारे यहाँ तहारी में गोश्त ज़रूर होता है। तो आपको, आपकी याददाश्त क्या कहती है? नहीं, हम देखिए, पुलाव तो उन्होंने बचपन से खाया है कि जो यखनी पुलाव हुआ करता था। आज के दौर में जो मार्केटिंग हो रही है वो सिर्फ बिरयानी की हो रही है। लेकिन क्या उसी पुलाव को बिरयानी नहीं कहने लगे? नहीं, कह सकते हैं कि चावल का रंग बदल दिया गया है, बाकी कुछ चीज़ें हो सकता है बनाने में कुछ चीज़ चेंज की गई होंगी, लेकिन पुलाव वाले कहते हैं साहब पुलाव है, आपने उसके रंग रूप बदल दिया है। बिरयानी वाले कहते हैं नहीं साहब ये बिरयानी है। नहीं, मुरादाबादी बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क है? नहीं, हम, मेरे ख्याल है 19-20 का फ़र्क होगा। 19-20 का फ़र्क है। तो वही चीज़ है कि हर चीज़ को बिरयानी कह के मार्केट भी किया जा रहा है, शायद ये भी एक चीज़ हुई है। ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ हुई है। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ पिछले कुछ साल में हुई है कि कलकत्ता की आलू वाली बिरयानी को लेकर बहस बहुत है। आप बुराई तो नहीं करने जा रहे हैं उसके? हम तो नहीं करते जी हाँ, क्योंकि वो मेरा ईमान जो है आलू वाली बिरयानी पर ही है। हमारा भी ईमान आलू वाली बिरयानी पर है। हम उससे कहते हैं कि एक आलू एक्स्ट्रा डालिए। जी, हम कहते हैं अगर बोटी हो ना हो लेकिन आलू हो। बिल्कुल, यही हमारी भी, तो फिर आप हमारे दोस्त हैं। लेकिन उसको लेकर भी बहुत बहस होती है। बहुत लोग कहते हैं कि आलू नहीं होना चाहिए। देखिए, फिर अंडा कहाँ से आया था? कुछ ये बिरयानी में अंडा देख के आलू वाले उतने ही हैरान होते हैं जितना कि अंडे वाले आलू को देख के हैरान होते हैं। तो मसला ये है कि एक तो इलाके की बात है ये, और शायद आप खुद बताइए अब इसके पीछे का राज क्या है कि हमारे कलकत्ते की बिरयानी में आलू कहाँ से आए, क्यों आए? आलू कहाँ से आया, इसकी वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज इसकी भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी जो, ये तो सभी को पता है कि जब अवध के नवाब को एग्जाइल के तौर पर बंदी एक तरीके से बनाकर कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने रखा, तो उनके जो खानसामे उनके बिहार के थे। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होती है, इसीलिए जहाँ पे भी कलकत्ता बिरयानी वाले आपको मिलेंगे दिल्ली में भी, वो बिहारी होते हैं। तो वो बिहार के खानसामे थे, उनसे कहा गया कि आप हमारे लिए खाना बनाएं, और उस ज़माने में नवाब वाजिद के लिए उन्होंने बिरयानी बनाई। अब बिरयानी में उन्होंने आलू डाला। इसको लेकर 2-3 थ्योरी हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि नवाब साहब के पास तब उतना पैसा नहीं था तो आलू डाल दिया। लेकिन उससे एक दूसरी थ्योरी ये है कि 1800 मतलब आप 19वीं सदी के बीच में हैं, आलू हिंदुस्तान में हमेशा से नहीं है, ये बाहर से आया है और ये लगभग उसी दौर में आया है। तो उस दौर में आलू एक बहुत ही महंगी चीज़ है, मतलब गोश्त से भी ज़्यादा महंगी है। उसे नवाब या राजा किस्म का आदमी ही खा सकता है। तो ये एक राजा ने एक तरीके से, या नवाब ने अपना बड़प्पन दिखाया है कि देखो मैं आलू खा सकता हूँ। आप समझ रहे हैं, अभी तो आलू गरीब आदमी की चीज़ है, तो इसलिए उसमें वो आलू डाल दिया गया क्योंकि वो एक नवाब थे और वो महंगी चीज़ है, वो गोश्त से ज़्यादा महंगी चीज़ है। तो इस तरीके से वहाँ पर आलू आया और जो धीरे धीरे जहाँ पर भी वो खानसामे के ख़ानदान वाले थे वो गए। यहाँ तक कि आप अगर दिल्ली में भी कहीं पर आप कलकत्ता बिरयानी ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि खानसामे बिहार के होते हैं। ये उसी टाइप के, और ओखला के इलाके में रॉयल बिरयानी के नाम से एक पूरी चेन है, वहाँ की तो हमने भी खाई है, बाकी जगह भी हैं, कुछ तो अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी खाई है, लेकिन मुझे शायद लगता है ढाबे पर ज़्यादा अच्छी होती है। मेरे ख्याल में आलू को कहीं वाजिद अली शाह के खानसामाओं ने और बदनाम तो नहीं किया। कहते हैं कि आलू सब में चल जाता है,
हर सब्जी में आलू चल जाता है, तो उन्होंने कहा लाओ इसको बिरयानी में आजमा लो। नहीं, शायद उस ज़माने में ये बात सही है कि वो हर सब्जी में नहीं डल रहा था, क्योंकि उस ज़माने में बहुत महंगा था, वो एक महंगी चीज़ थी। लेकिन तो इसको आप आलू का, अब जो दौर है उसको आलू का बुरा दौर मानिएगा? तो ये कहीं ना कहीं जब से मुर्गा चिकन बना है तब से उसके साथ भी हुआ है कि आज के दौर में सबसे सस्ती चीज़ है, और जिस चीज़ में गोश्त होना चाहिए था, यानी कि बड़े का होता या मटन जिसे बकरे का गोश्त होता, उस सब में चिकन डलने लगा है, और चिकन शायद उस आलू जैसा ही है। आपका क्या मानना है? नहीं, आलू तो आलू है, आलू का कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, लेकिन गोश्त की जगह चिकन डाल देना और चिकन को गोश्त कहना। नहीं, वो तो खैर चिकन को आप गोश्त नहीं कह सकते। चिकन को गोश्त कहना कितना सही है? नहीं, चिकन तो चिकन ही है, चिकन को चिकन ही समझिए। चिकन तो मुर्गा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप मटन में और दोनों में फ़र्क है, बिरयानियों में। लेकिन ये कि अब आलू सस्ता है तो शायद इसलिए लोगों को देख के हैरत होती है कि बिरयानी में आलू क्यों, बिरयानी में आलू सस्ती चीज़ क्यों पड़ी हुई। लेकिन उसका जायके पे अगर आप जाइएगा तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है। और एक बात है कि जिसने नहीं खाई है वो तो मजाक उड़ाता है, हैरत करता है, लेकिन जब वो खा लेता है ना तो फिर उसका समझ में आता है कि इस आलू का जायका क्या है। और एक और चीज़ हुई है, सबसे ज़्यादा जो मशहूर चीज़ हुई है वो हैदराबादी बिरयानी हुई है। इसकी क्या वजह आपको लगती है? नहीं, मेरे ख्याल में एक साउथ का और नॉर्थ का जो फ़र्क है टेस्ट का, जायके का, तो वो कहीं ना कहीं उस पर हावी है। उनका जो अपना अंदाज़ है खाना पकाने का हैदराबादियों का, तो वो कच्ची बिरयानी भी वहाँ ख्याल उनका कहलाती है, उसमें कच्चे गोश्त दम दिया जाता है, उसमें लेयर बना के, तो वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ पूरा उसको मसाले में रख के बनाया जाता है, वहाँ उसको कच्चे मिला के दम दिया जाता है। तो आपकी याददाश्त में आपने पहली बार हैदराबादी बिरयानी नॉर्थ इंडिया में कब खाई? वो हमको किसी फैमिली फ्रेंड ने बनाई थी तो उसने खिलाई थी हैदराबाद की। क्योंकि मुझे भी याद है कि पहले हैदराबादी बिरयानी हमारे इलाकों में मिलती नहीं थी। अब तो मिल रही है, अब तो मिल रही है, अब तो हर जगह मिल रही है। आप हैदराबाद से चाहें तो मंगवा लें। जोमेटो और स्विगी हमेशा हर साल दर साल अपने सर्वे निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ ऑर्डर होती है वो हैदराबादी बिरयानी है दिल्ली के अंदर। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन फिर भी ये चीज़ कैसे हुई कि बिरयानी इतनी मशहूर हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब जिसे हर दिल अजीज कहते हैं। नहीं, जैसे कि आप ही थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि उर्दू के शायर अदीब इन्होंने आम तौर पर बिरयानी पर शायरी नहीं कही, इसका बहुत ज़्यादा जिक्र कहानियों में नहीं होता, किस्सों में नहीं होता। तो हम कहीं ना कहीं ये भी सोच सकते हैं कि लगभग सन 1950-60 तक भी जो मतलब ये उतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो क्या ये उसके बाद इतनी मशहूर होती चली गई कि इसने कढ़ी चावल को भी दबा दिया है, छोला पूरी को भी दबा दिया है, छोला भटूरे को भी पीछे कर दिया है, और नान गोश्त, यहाँ तक कि शायरी में और किस्सों में नान गोश्त का जिक्र काफ़ी है। तो मेरे ख्याल में मुग़ल टाइम में अगर ये चीज़ बनी, जैसे कहा मुमताज़ महल ने बैरिक्स के अंदर फ़ौजियों को खाना सप्लाई करने के लिए बनाया, तो मेरे ख्याल में उस ज़माने में इसकी हैसियत खिचड़ी ज़्यादा नहीं होगी। और वो जैसे जैसे वक्त गुजरा है तो वो उसकी शक्ल बदली, उसका अंदाज पेश करने का अंदाज बदला, तो नाम बदला। नहीं, उर्दू के अदीब या उर्दू के शायर वो क्यों इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा नान गोश्त के किस्से आते हैं, बात बात पर आते हैं, शाही टुकड़े के किस्से आते हैं, गालिब के दौर में तो ये चीज़ थी। थी तो गालिब ने जिक्र नहीं किया उसका। थी होना एक चीज़ है, लेकिन उस चीज़ का सबसे ख़ास होना, जैसे शाही टुकड़े को लेकर उर्दू लिटरेचर में हमें किस्से मिल जाते हैं, नान गोश्त के हमें लेकिन इसके नहीं मिलेंगे। बिरयानी के ऐसे कोई बहुत ज़्यादा किस्से नहीं हैं। तो मैं इसका मतलब कि शायर जो थे, जो अदीब थे, वो इसको महसूस नहीं कर पाए कि इसका मुस्तकबिल क्या है। नहीं, तो ये फिर इतनी मशहूर कब हुई? ये तो मेरे ख्याल में हमको लगता है जैसे तुमने कहा 1950 के बाद, मेरे ख्याल में उसके बाद ये चेंज आया है इसमें, कुछ जो शक्लें बदली इसकी हैं, जो मुग़ल्स डिशेस यहाँ पॉपुलर होनी शुरू हुई हैं, उसके बाद ये चेंज आई है। क्योंकि मुग़ल डिशेस का बहुत ज़्यादा जिक्र तो था लेकिन इस्तेमाल नहीं था खानों में, दावतों में। अब जो वो क़ोरमा और ये सब चीज़ें बननी शुरू हुई हैं तो उसमें बिरयानी का इजाफा भी। मेरा ये भी ख्याल है कि जैसे हम लोग हैं, मतलब जितना मुझे याद है, पता नहीं आपकी याददाश्त क्या कहती है, हम एक शहर से आते हैं, मुजफ्फरनगर, बहुत पास है दिल्ली के, 120 किलोमीटर दूर है, वेस्टर्न यूपी में है, और हमारा बचपन वहाँ गुजरा है। और मेरी याददाश्त में लगभग जब 90s का दौर था, 90s के आखिर मेरी याददाश्त की चीज़ है, और अर्ली 2000, तो वहाँ पर पूरे शहर में कोई ऐसी दुकान ढाबा नहीं था जिस पर के बिरयानी वर्ड लिखा हुआ मौजूद हो। ठीक है,
कहीं बिरयानी नहीं मिलती थी, कहीं कहीं ताहरी मिलती थी, 2-3 दुकानें थी, वो भी इतनी तो नहीं थी। तो बिरयानी हमारे इलाके में नहीं मिलती थी। मुरादाबादी बिरयानी मैंने पहली बार अलीगढ़ के अपने दौर में सन 2008 या 9 के आसपास बोर्ड लगा हुआ देखा। वहाँ पर बिरयानी के नाम पर पुलाव मिला करती थी, जो चटनी के साथ मिला करती थी, हमेशा से मिलती थी चुंगी पर। तो मुझे यही याद नहीं है कि पहले बिरयानी ऐसे बिका करती थी। तो जब साकिब मैं कलकत्ता में था तो मैंने बचपन में ये चीज़ देखी थी कि बिरयानी की दुकानें थीं। हम बता रहे हैं आपको 80s की बात। 80s में बिरयानी बिकती थी होटलों में भी, और बिरयानी के कॉर्नर्स भी थे, और लोगों में कल्चर था बिरयानी खाने का। तो क्योंकि मैं बचपन से देखता हुआ आया हूँ कि बिरयानी कलकत्ता में कम से कम हर गली के अंदर कोई ना कोई दुकान उसकी मिलती थी। बाकी बाहर दूसरे शहरों में, इवन दिल्ली में ये कब आई इसके बारे में तो मेरे ख्याल है मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कलकत्ता में 80s के बाद हमने इसको दुकानों में देखा है बिरयानी को। अभी दिल्ली का या मुजफ्फरनगर जैसे तुमने जिक्र किया वो उस बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ की ये है कि आसान डिश है खाने में मेरे ख्याल में। जैसे हॉस्टल्स में जो लड़के रहते हैं उनके लिए बाज़ार में सबसे आसान चीज़ जो है वो खड़े होकर सड़क पे बिरयानी खाना है। तो हो सकता है कि वो चीज़ जो पॉपुलर हुई होगी स्टूडेंट्स में और दीगर यूथ में, तो वो कहीं ना कहीं उसको जिस तरह भुनाया गया है वो कामयाब हो गया है। दिल्ली में भी हम 2013 में आए और मुझे याद है कि यहाँ पर भी मुरादाबादी बिरयानी, कम से कम मुरादाबादी बिरयानी के जो जॉइंट्स हैं, जैसे हर गली नुक्कड़ पर, अभी तो मुझे लगता है कि हर 4 दुकान के बाद 5वीं दुकान अब मुरादाबादी बिरयानी की दुकान है। तो मुरादाबादी बिरयानी के कॉर्नर 2013 में भी कम ही थे, और मुझे याद है मैंने शायद 14 या 15 में यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर आकर JNU में हम पढ़ते थे, एक जगह मुरादाबादी बिरयानी खाई और हमें सच में अच्छी नहीं लगी। 3 दोस्त थे, तीनों को बुरी लगी। कुछ दिन बाद हमारा टेस्ट डेवलप हुआ, हम उसे खाने लगे हैं। लेकिन मुरादाबादी बिरयानी भी जिस तरीके से आई, किसी हमारे दोस्त ने एक बार सोशल मीडिया पर लिखा था कि हमने सुना है कि बाबर आए, बाबर ने आकर हिंदुस्तान फतेह कर लिया, उनका तो नहीं पता, लेकिन मुरादाबादी बिरयानी आई पिछले कुछ साल में और उसने पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया है। तो क्या मुरादाबादी बिरयानी आपको नहीं लगता कि बहुत ही नई चीज़ है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उसकी एक वजह ये हो सकती है कि मुरादाबाद के लोग जितने ज़्यादा हैं दिल्ली में, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है, क्योंकि वो चीज़ कहीं से एक चीज़ उठ के आई है और एक दुकान खुली है, उसके बाद खुलते खुलते पॉपुलर होती चली गई है। अब जैसे मुरादाबाद के लोग यहाँ पर हैं, उनको अगर अपने शहर का, होम टाउन का कोई टेस्ट मिल रहा है तो वो जल्दी पिक पकड़ गया। और देखिए अब जो बिरयानी दिल्ली के किसी भी इलाके में बिक रही है तो वहाँ 3 देगें रखी हुई, तो एक के ऊपर लिखा हुआ है मुरादाबादी बिरयानी। तो इसका मतलब एक कस्टमर हैं, और कस्टमर एक तो लॉयल कस्टमर हैं जो मुरादाबाद के होंगे, और दूसरे कस्टमर वो होंगे जो दिल्ली में रह के उसको पसंद कर रहे होंगे। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ आपको कि मुरादाबादी बिरयानी का जो क्रेज़ आप दिख रहा है ना, वो मेरे ख्याल में दिल्ली तक या दिल्ली के आसपास ही होगा। हमको लगता नहीं कि बंगाल में, हैदराबाद में, किसी और जगह आपको मुरादाबादी नहीं, कुछ दिन पहले मैं पटना गया था, मैंने पटना में भी मुरादाबादी बिरयानी का बोर्ड देखा। उससे पहले मैं अयोध्या गया था, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर भी मैंने मुरादाबादी बिरयानी देखी। तो दोनों, लखनऊ में मैंने मुरादाबादी बिरयानी अभी रिसेंटली देखी। लखनऊ वाले जबकि कहते हैं कि उनकी बिरयानी ज़्यादा अच्छी है। ये जो मुरादाबाद तो ये मुरादाबादी बिरयानी कोई नई चीज़ है, उभरती हुई चीज़ तो है, ये नया सितारा। तो ये मुरादाबादी बिरयानी की जो पेशकदमी है, ये किस बिरयानी के लिए ख़तरा बन रही है? आलू के लिए, कच्ची हैदराबाद? नहीं, इन इलाकों में पहले ही आलू वाले तो नहीं थे। यहाँ पर शायद हैदराबादी बिरयानी पैर पसार रही थी। उसके पैर पसारने से पहले यहाँ वालों ने अपनी जो यखनी पुलाव थी उसको एक नया नाम दिया, थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया और उसे मुरादाबादी बिरयानी कह के बेचना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा है। वो असल में एक चीज़ और चेंज आई है कि जो मुगलाई डिशेस का दौर चल रहा था, वो कहीं ना कहीं या तो लोग बोर हुए होंगे या फिर मार्केटिंग एंगल से उसमें अरबियन डिशेस जोड़नी शुरू की गई हैं। अब उसमें बिरयानी माइनस हुई है, फिर कहीं कहीं पुलाव जोड़े शुरू किए हैं, उज़्बेक पुलाव आ गया, ये पुलाव आ गया। तब कहीं ना कहीं पुलाव और बिरयानी आमने सामने कंपटीशन में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन मुरादाबादी बिरयानी जितना इस वक्त कुछ नहीं है। नहीं, वो तो देखिए हमको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सस्ती चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, लोग पसंद करते हैं। जो टेस्ट मुंह में लग गया है लोगों के ना, वो हट नहीं रहा। अच्छा, जैसे कि एक खाने वाले के तौर पर आपको कितना ये लगता है कि लोग आलू पर तो बहस करते हैं, इस बात पर बहस नहीं करते हैं, क्या चिकन नाम की चीज़ का चावल के अंदर डाल देना और फिर उसे बिरयानी कहना, क्या ये गलत नहीं है? क्या इसमें गोश्त नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो अब मैं आपसे एक सवाल करूं? जी।
बिरयानी के आगे वेज बिरयानी क्यों लिखा जाता है, वेज क्यों लिखा जाता है? ये तो हमने बहस तक नहीं करी है, क्योंकि हम मतलब हमारे ईमान के बाहर है ये चीज़ कि हम ये माने कि वेज बिरयानी को भी बिरयानी कहा जाए। तो वो पुलाव हो सकती है, पुलाव हो सकती है ना, तो लेकिन नाम इसका मतलब एक चीज़, एक साइन है कि बिरयानी का लफ्ज़ बिक रहा है, बिरयानी का लफ्ज़। तो जब बिक रहा है तो उसको वेज के आगे लिख के वेज भी बिक रही है उसी में। ठीक, तो अब मुरादाबादी पुलाव अगर है तो उसको भी उन्होंने मुरादाबादी बिरयानी कह के बेच दिया, उसे भी बिरयानी कह के बेच दिया, वरना हम तो उसको यखनी पुलाव जानते हैं। और उसमें चिकन भी डाल दिया। चिकन भी डाल दिया, उसमें चिकन भी डाल तो दिया, गोश्त छोड़ आप दिया। इसको ट्रेजेडी मानेंगे, डबल। हाँ, डबल ट्रेजेडी। डबल ट्रेजेडी, मतलब हमारे हिसाब से चिकन तो गोश्त नहीं था, नहीं, ठीक है, मुर्गा फिर भी गोश्त हो सकता था, लेकिन ये तो गोश्त नहीं है। गोश्त नहीं है। तो मतलब बात यहाँ पर ठहरी है कि बिरयानी का मुस्तकबिल रोशन है, और अभी उम्मीद है कि जैसे मुरादाबादी बिरयानी सामने आई है, इसी तरह दूसरी बिरयानी भी सामने आई। अच्छा, एक और बात बताइए चलते चलते, मेरा ये सवाल है कि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है, पहले शादी में ज़रूरी नहीं था कि बिरयानी ज़रूर हो, नान गोश्त से काम चल जाता था। अब बिरयानी ज़रूर होती है शादी के वक्त, आपने शुरुआत में ही बताया। मैयत में भी पहले दाल चावल भी होता था, लेकिन अब उसमें भी बिरयानी होने लगी है। ये बिरयानी मैयत में होने का क्या लॉजिक है? मेरे ख्याल में पहले लोग मैयत में या मौत पे जब आते होंगे तो घर में खाना बनता होगा। अब अगर लोग ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, या लोगों में काम करने का वो चीज़ कम हो गई है, तो आसानी सहूलत के हिसाब से मेरे ख्याल में लोगों ने जो ऑप्शन चुना है वो बाहर का, और बाहर का ऑप्शन जो है वो बिरयानी है, जो खुशी और गम दोनों की अलामत है। आपको बिरयानी के नाम पे कोई शादी की महफिल में बुला सकता है, और मैयत के घर में आपको कहा है, बाकायदा कहते हैं, हमने कब्रिस्तान में देखा है कहते हुए कि मिट्टी के बाद घर से होते हुए जाइएगा, खाने का इंतज़ाम है। तो खाने का इंतज़ाम जो होता है, खाने का मतलब बिरयानी है, बिरयानी का मतलब खाना है, उसको बुरा नहीं माना जाता है। अब ये मरने वाले की रूह को सुकून मिलता होगा या बेचैन होती होगी, तो मालूम नहीं है इस बारे में। नहीं, अगर गोश्त अच्छा होगा तो ज़्यादा दुआ देगा आदमी, और गोश्त बोटी कम होगी तो दुआ, मतलब आदमी के अंदर एनर्जी चाहिए ना दुआ देने के लिए, तो हल्की दुआ निकलेगी। तो अच्छा गोश्त ज़्यादा बोटियों के साथ होगा तो ज़्यादा अच्छी दुआएं आएंगी, यानी ख्याल रखना चाहिए। यानी जो बात हुई हम लोगों के बीच में, उसमें एक चीज़ साबित हो रही है कि बिरयानी बिरयानी है, बिरयानी का कोई जवाब नहीं। अब आप उस पर कुछ भी बहस करिए कि भाई साहब आलू कहाँ से आया, बिरयानी कच्ची कैसे हो गई, मुरादाबादी कैसे हो गई, लेकिन खाने वाले को बस बिरयानी चाहिए। हम साकिब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साकिब साहब, आपने आके जो इस पहलुओं पर, इस पर बिरयानी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और आने वाले प्रोग्राम में भी एक नए टॉपिक के साथ आपको लाया जाएगा, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो आपसे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपने जो बताई मुरादाबादी बिरयानी के बारे में, लोगों की तवज्जो उस तरफ नहीं गई थी अब तक, जब गई है। तो कहाँ से आई बिरयानी, किसने बनाई बिरयानी, और कौन है इसका पहला बावर्ची, इन सब सवालों पर माजी में भी बहस जारी रही थी, हाल में भी जारी है, जबकि मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। मगर एक बात पर सब एक राय है कि बिरयानी का कोई जवाब नहीं, ख्वाह इसके साथ मुंबई, सिंधी, मुरादाबादी या हैदराबादी का इजाफा कर ले, बिरयानी बिरयानी ही रहेगी। साकिब साहब, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आएगी। शुक्रिया।